चलो भाई, पैर कर थोड़ा सा पीछे। हाँ भाई देखो, आओ। हो, नींद तो नहीं आ रही ना तुम लोग को? नींद आ रही है तो बता देना, अभी खोल देंगे। बिल्कुल बोल गई, मैं तुम्हें कैसे सोने दूंगा बेटे? अब तक तुम लोगों ने मुझे बहुत झेला, बहुत मुश्किल पार्ट किया। आज तुम्हें मजा आना चाहिए इन सवालों को करने में। यहाँ से अब हम लोग यहाँ से आगे की यात्रा जो है स्टार्ट करेंगे। कहता है ये एक सिनेरियो आप लोगों को दिया हुआ है, जो दृश्य से हम लोगों ने दिखा रखा है, और कहता है बताओ इस सिनेरियो में जो गाड़ी है वो कन्या को टक्कर मारेगी या नहीं। मैं स्थिति बता देता हूँ क्या है कि ये कार चल रही है, कार और कन्या के जो बीच की दूरी है वो 100 मीटर है। कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कार कितनी रफ्तार से चल रही है? 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। गाड़ी का ड्राइवर अगर एकदम खींच के ब्रेक लगा दे तो गाड़ी में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये पैदा कर सकता है वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और साथ के साथ हम ये भी ले लेते हैं कि इसका जो रिएक्शन टाइम है वो 1 सेकंड है। अब रिएक्शन टाइम किसका? कार के ड्राइवर का। रिएक्शन टाइम वो समय होता है बेसिकली कि जिसमें मैं गाड़ी मान लो चला रहा हूं, मैंने देखा कि रोड पर कोई व्यक्ति एकदम से आ गया है, तो उसको देखने में, उसके बाद में वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में जाने में, मेरा दिमाग उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद मेरे पैर को कहेगा कि ब्रेक लगा। इस पूरे रास्ते में जो समय लगा उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। मैंने कितना समय लिया रिएक्ट करने के लिए। तो अगर गाड़ी के ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 1 सेकंड है तो आपको ये बताना है कि बताओ ये जो गाड़ी है ये कन्या से टकराएगी या नहीं। विल द कार हिट द कन्या और नॉट? तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। कॉमन सेंस का सवाल है। किसका सवाल है? कॉमन सेंस। अगर किसी को फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है और उसका दिमाग अगर ढंग से काम कर रहा है तो भी वह इस सवाल को कर सकता है। तो वही वाली कहानी 30 सेकंड पहले आपके लिए, जरा मुझे पता लगा के बताइए कि ये टकराएगी या नहीं टकराएगी। जल्दी करें, बी क्विक। सो नहीं बोला ना अभी, नींद से जाग जाओ, कितना सोएगा? मीटर 100 मीटर की डिस्टेंस पे कन्या खड़ी कर रखी है। बंद कर गेट बंद कर। आ जाओ बड़ा से। हाँ नहीं टकराएगी, बच गई कन्या। 60 मीटर की डिस्टेंस से बच गई कन्या। अच्छा, हमारा बड़ा कॉन्फिडेंट है कि अच्छा हमने कन्या बचा ली है। हाँ भाई, क्या लगता है कन्या मरी बची? बचा रहे हो? चलो तुम्हें कितने मीटर से बचाई है? 60 मीटर से। सवाल ये है कि गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, गाड़ी के सामने सुंदर कन्या आ गई एकदम से, कन्या और गाड़ी के बीच की दूरी 100 मीटर रह गई।
ड्राइवर ने ब्रेक मारे। अगर ड्राइवर ब्रेक मारता है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो वो इस गाड़ी में पैदा कर सकता है वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। अगर ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 1 सेकंड का है तो बताओ गाड़ी कन्या को टकराएगी या नहीं। एक बात ध्यान रखना, देखते ही ब्रेक नहीं लगते। चलो अब मैं बताता हूं, तुम लोग दिमाग, हाँ करो ट्राई करो। नहीं उम्मीद, अब देखो उम्मीद का तो कुछ भी हो सकता है। देखो टकरा तो जाना चाहिए, पर तुम कह रहे हो नहीं टकरा रही, तो चलो मान लेते हैं नहीं टकरा रही। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी करूंगा तेरे सामने। अब ये तो लॉजिकल बात है बेसिकली, इसमें कोई खास बात नहीं है, दिमाग लगाओ तो नौवीं के फॉर्मूले लगेंगे इसमें। कल मेरे पास फोन आया एक अकेडमी से। कौन सी अकेडमी से? यहाँ आगे चल के तुमने देखा है, कोई एक अकेडमी है महाराजा अकेडमी करके, वहाँ के ऑनर का फोन है। कह रहे एक बात बताओ, 11वीं के बच्चों को इस साल फिजिक्स कैसे पढ़ाएं? क्या हो गया भाई? कह रहे नहीं उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम कैसे मैनेज कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा बहुत शाने हो। मैं कहा एक काम करो, जितने भी बच्चे हैं तुम्हारी अकेडमी में सारे मेरे पास भेज दो, मैं बता दूंगा कैसे मैनेज कर रहा हूँ। नहीं यार, मैंने कहा तो अपने फिजिक्स वाले मास्टर जी से पूछो, वो बताएंगे कैसे मैनेज कर रहा है। नहीं, हर आदमी को गुरु मंत्र चाहिए, बताओ कैसे करें। चलो आप इधर देखो, बहुत ध्यान से देखो सवाल को, तुम समझ नहीं रहे कहानी। इस पॉइंट पे लॉजिक लगाओ, इस पॉइंट पे गाड़ी के ड्राइवर ने कन्या को देखा। कन्या को देखने और ब्रेक मारने के बीच का जो समय है वो कितना है? मतलब कि देखने के बाद भी गाड़ी 1 सेकंड तक इसी रफ्तार से चलती जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं ये पता लगा लूं कि भैया डिस्टेंस कितना कवर हुआ 1 सेकंड में, तो रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड और समय है 1 सेकंड, तो दूरी कितनी कवर कर दी? 20 मीटर। मतलब कि जिस पॉइंट पे जाकर के ड्राइवर ने ब्रेक मारे, अब वहां से कन्या की दूरी कितनी रह गई? अरे भाई वहां से कन्या की दूरी अब कितनी रह गई? 80। अब ड्राइवर ने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया। ड्राइवर ने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगाया तो मैं ये पता लगा लेता हूं मेरे भाई कि ब्रेक लगाने के बाद ये कितनी दूरी और तय करेगा। क्या मैं इसमें s बराबर ut जमा हाफ at स्क्वायर लगा दूं? अरे मुझे डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। जब इसने ब्रेक मारे चल किस रफ्तार से रहा था? 20 से। अच्छा समय नहीं पता ना मुझे, ओके तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी, खैर जाए। हाँ दूसरी वाली लगा देते हैं, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2a। अगर इसको गाड़ी रोकनी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? अगर इसको गाड़ी रोकनी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। भाई इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 20 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा एक्सेलरेशन कितनी पैदा कर पा रहा है? -5। तो मुझे निकालना क्या है? s। तो माइनस का 400 बराबर माइनस का 10 गुणा में s, माइनस ने माइनस को मारा, s बराबर कितना मीटर आया? मतलब यहां से ये कितना मीटर और चलेगा? और 40 मीटर पे जाके ये रुक गया। तो बताओ कन्या उड़ गई या बच गई? बच गई। कितने मीटर से बची है? लेकिन 40 से। कितने मीटर से बची है? कन्या की किस्मत अच्छी थी। कन्या की तूने कितने मीटर से बचा दी थी? 80 से। 60 से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत गजब है कैलकुलेशन किए हो। 20 मीटर वहां लिया नहीं ना। हाँ बिल्कुल यही गलती होती है। तो कितने मीटर से बची कन्या? 40 मीटर से। तो वास्तविकता में गाड़ी कन्या को नहीं टकरा पाएगी। यहां अगर कन्या 60 मीटर पे खड़ी होती तो उड़ जाती। 60 मीटर के अंदर होगी तो उड़ेगी। उस परिस्थिति में कोई कितनी तेज ब्रेक मार ले बच नहीं सकते। और इससे तुमको एक और बात समझ में आएगी, जब रोड पे तुम लोग कई बार पैदल चलते हो और तुमको लगता है कि हम तो रोड पार कर ही लेंगे, ब्रेक तो गाड़ी वाला लगा ही देगा, लगता है ना।
पैदल चलने वाले पैसेंजर को क्या लगता है, तू कर साले रोड पार, ब्रेक वो मार ही देगा हैं, क्योंकि उसको डर है, वो तेरे को उड़ा थोड़ी देगा। तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अगर वो खिंच के ब्रेक मार भी देना तो भी तू बचता नहीं है। आई बात समझ में, उतार पटाख से। बड़ी बात है ना, कॉमन सेंस का सवाल है। ये अक्सर जो कॉलोनी के लोग होते हैं ना, इनकी आदत होती है पंगेबाजी की। चल चल रोड पार करेंगे चल, और ये काम कभी ट्रक के सामने तो करना भी मत भूल के, भी उड़ा देगा। कौन सी पीडीएफ? नहीं, क्यों भेजनी थी? मैंने बोला था, ऐसा मैंने कहा था। ट्राई क्यों करने का है? मैंने कब बोली थी? मैंने कल बोली थी कि मैं पीडीएफ भेजूंगा, तो मैंने नहीं बोला ऐसा। इसको भेजने की क्या जरूरत है तुम्हें? तो कर तो रहे हो तुम क्वेश्चंस। हाँ तो ऐसे बोलो ना, भेज देंगे। लैपटॉप चाहिए उसके लिए, चली तो यहां से भी जाती, पर वाईफाई में स्पीड नहीं आ रही, मर के चल रहा है वाईफाई। अरे पता नहीं किसका वाईफाई है, हराम खोर ना उठा के ले जाता ना सही करके जाता। मजे की बात है, पैसे भी नहीं लेने आता, वो अलग ही लेवल पे है भाई। पैसे भी नहीं लेने आया ना, ठीक ही करके गया। आज 12 बजे तक क्लास है, उसके बाद फ्री। अगले संडे कोई क्लास नहीं। मुझे क्यों? दिल्ली में नहीं, मैं गोरगंज जाऊंगा। तो अगली बार तुम्हारी एंट्रेंस की क्लास शनिवार को होगी, 2 घंटे की। 1.5 घंटे में तुम त्राही करने लग जाते हो। आज तो तुम्हें मजा आएगा, मोशन के सवाल में कोई इसमें खास बात। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी ना, दिमाग लगा के देखो तो, अगर लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा। नहीं यही बात समझ आ गई ना? उतार लिया बोलो। अगले सवाल में दिमाग लगाया जाए। आइए देखें क्या। देखो बेहतरीन सवाल लिखा हुआ है। बात ये 2 तरीके से आता है, पहले एक तरीके का कर लें, फिर दूसरे तरीके पे जाएंगे। कहता है एक कार है, उसने एक पॉइंट को क्रॉस किया, ए को विद स्पीड v1। जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने डायग्राम बना दूं, जैसे चलो डायग्राम दूसरे कलर से बनाएंगे। तो जैसे मान लो ये कोई एक पॉइंट है ए, मान कह रहा है गाड़ी ने इस पॉइंट ए को क्लियर किया और इसको क्लियर करने की रफ्तार क्या थी? v1। एंड अनदर पॉइंट बी विद स्पीड v2। मान ले एक और पॉइंट है बी और गाड़ी ने इसको पार किया कितनी रफ्तार से? v2 से। कहता है एज्यूमिंग पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी एक्सेलरेशन सेम है, पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन अगर इसकी सेम है, तो कहता है फाइंड आउट द स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कह रहा है एक बात बता, इसके बीच में मान ले मिड पॉइंट हो गया ये सी, कह रहा बता यहाँ इसकी रफ्तार क्या होगी? चल ट्राई कर जरा, चल मेरे भाई। अरे 9वीं क्लास का सवाल है, मेरी शक्ल मत देखो, पेन चलाओ। 11वीं का कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर, 9th क्लास का क्वेश्चन है। दिमाग तो लगाओ तुम लोग गधेड़े। आसान सवाल में भी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये बुड्ढे ने क्या लिख दिया। ये मेरे फिजिक्स के टीचर्स का ग्रुप, सारा दिन ये लोग कैसे इतना मैसेज कर लेते हैं भाई। चश्मा रह गया यार अजगर। जल्दी करो। ₹1 इनाम दूंगा, पक्की बात बता रहा हूं। सही करने वाले को पूरे ₹1। नहीं हो रहा?
भैया आया नहीं आया? बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। 9वीं क्लास का सवाल है, 9वीं का, 9th का सवाल है, 11th का कुछ नहीं है इसमें। इधर देखो, तुम लोगों की अकल को जंग लग चुका है। जो 2 साल तुम लोग कोरोना में घर में बैठ के पबजी खेले हो और जो ऑनलाइन क्लास लिए हो ना, तुम्हें वास्तविकता में जंग लग गया है। इधर देखो कैसे करने का है सवाल। एक काम कर, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मान ले डी, मान ली। और एक और काम कर, इस पॉइंट की रफ्तार मान ले, इस पॉइंट की, बीच वाले पॉइंट की रफ्तार क्या मान ले? अच्छा एक बात बताइए, अगर ये बीच का पॉइंट है तो ये दूरी क्या होगी? ये दूरी भी क्या होगी? बहुत बढ़िया, शुक्र है इतना आता है, दिमाग लगाना जरा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देख के कि v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर 2ab, तुम्हें कोई दिक्कत है? यहां से लेके यहां तक की यात्रा के लिए मैंने तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो v1 थी ना, बराबर 2as, और s की जगह क्या आ गया? d। s की जगह क्या आ गया? इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यही इक्वेशन में a से लेकर के c तक यूज कर दूं, तो जब बॉडी c पे पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? d बाय, अरे आना बोलो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं क्या? अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूंगा तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर 2ad अपॉन में 2ad बाई 2ad से 2ad, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर 2। इसको इधर ले लूं तो v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर 2v स्क्वायर माइनस 2v1 का स्क्वायर। ये 2v1 इधर आ जाएगा। अगर ये इधर आ गया तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस 2v1 का स्क्वायर बराबर 2v स्क्वायर, v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर बराबर 2v का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर बटे 2 बराबर v स्क्वायर, या v बराबर क्या आ गया? अंडर रूट v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब बता मैंने कौन सा ज्ञातनी का फॉर्मूला इसमें लगाया और मैंने कैसे ये सवाल सॉल्व कर दिया। तो ये नहीं लगता है 9th क्लास का ही सवाल था। अब तुम खुद अपनी मानसिक स्थिति देख लो कि तुम कितने बड़े को हो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिजिक्स कहाँ तक लगी है? ये लगी फिजिक्स। हाँ, मैं इस सवाल को मुश्किल बना सकता था और अब बनाऊंगा, क्योंकि तुमने किया नहीं आसान वाला पार्ट। मैं इसी सवाल को मुश्किल बना सकता था अगर मैं तुमसे ये कह देता कि एक काम कर मेरे भाई, एवरेज स्पीड निकाल। अगर मैं तेरे को अब ये सवाल दे दूं कि ए बी के बीच की क्या निकाल? एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन ए बी। अगर मैं तेरे को ये सवाल दे दूं कि तू ए से बी के बीच की क्या निकाल? एवरेज स्पीड निकाल। और हालांकि एवरेज स्पीड भी निकालना ना 9वीं क्लास का ही विषय है। एवरेज स्पीड भी निकालना कौन सी क्लास का विषय है? 9वीं क्लास का ही विषय है। कैसे एवरेज स्पीड निकाल? ध्यान लगा के देख, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? नेट डिस्टेंस अपॉन में नेट टाइम। अरे हाँ ना बोल भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? नेट डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में नेट टाइम टेकन। नेट डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे अगर तू बहुत ध्यान लगा के देख, हो सकता है तो गधेड़े की तरह डी लिख दे। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि तू गधेड़े की तरह नेट डिस्टेंस कवर्ड में क्या लिख दे? डी लिख दे, बट वहां से तेरा आंसर आएगा नहीं। एक काम कर, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन। नेट डिस्टेंस कवर्ड इक्वेशन नंबर 1 दे, इक्वेशन 1 दे, मैं ही कर देता हूं, वैसे भी रोना ही तुमने। v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर 2ad है,
तो यहाँ से अगर तू डी निकालेगा तो देखो क्या निकलेगा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बटे 2 वेलोसिटी की टर्म्स में। वन नहीं, थर्ड इक्वेशन ले इसको। क्या यही है नेट डिस्टेंस कवर्ड? अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूँ और a से b के बीच में पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दूं तो मुझे लिखना चाहिए v2 बराबर v1 जमा 80। तो मेरे को लिखना चाहिए v2 माइनस v1 बटे a बराबर T। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। नेट डिस्टेंस ये आ गया, नेट समय ये आ गया। इन दोनों की वैल्यू उठा के क्या एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख दूं? अरे हाँ ना तो बोलो। आओ जरा इन दोनों की वैल्यू उठा के एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में अगर मैं रखता हूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा वी एवरेज, या पूरा ही लिख लेता हूँ, एवरेज स्पीड बराबर नेट डिस्टेंस बोलो तो क्या निकला था, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बटे 2a। v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बटे में 2a इंटू में नेट टाइम क्या निकला है, v2 माइनस v1 अपॉन a। तो v2 माइनस v1 अपॉन a, तो a तो ऊपर चला गया, a ने a को यहीं मार दिया। और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो बोलिए क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस b a माइनस b डिवाइड बाई 2 v2 माइनस v1, कटा कटा आंसर क्या आया, v1 प्लस v2 बाई 2। ये फॉर्मूला आया किसका, एवरेज स्पीड का। तो a से लेकर के b के बीच में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, v1 जमा v2 बाई 2, और मिड पॉइंट पे मैंने एवरेज स्पीड निकाल दी। यही सेम सवाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ट्रेन के लिए भी पूछा जाता है। इसी सवाल को पलट देगा और सवाल पलट के क्या हो जाएगा, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल A विद स्पीड v1 एंड अनदर पोल B विद स्पीड v2, assuming the train is uniformly accelerated, find the speed at the midpoint of the two poles। सेम सवाल है, सेम उत्तर आएगा। तो एक ही सवाल के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तुम लोगों को समझ आया नहीं आया, प्राण से निकल गए तुम्हारे। मैंने इसमें कोई भी 11वीं के लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसमें सारा फॉर्मूला जो अभी तक भी लगाया है वो 9th क्लास का लगाया। इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, उतार लो, उतारो फटाक से। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज मुश्किल ही मुश्किल कर पाता हूँ, तो मैं मुश्किल लग रही है क्योंकि रियलिटी ये है कि पढ़े तो हो ही नहीं ना बिल्कुल भी। एक और मैंने क्या कर लिया, अभी कहाँ पता है, फोटो भी डाल रहा फेसबुक पे। अब शादी करने की फोटो फेसबुक पे नहीं डाली जानी चाहिए नहीं भाई। ये तो ऐसी चीज है कि इनको सहेज के रखना चाहिए। फिर जब विवाह को 10 साल हो जाए तो व्यक्ति को वापस देख लेना चाहिए और उस दिन को याद कर लेना चाहिए कि जब आखिरी बार तो खुश था, कि उसके बाद खुशी खत्म हो जाती है। मैं सही नहीं कह रहा? अरे तुमको सब पता है, तुम अपने घर में लड़ाइयां नहीं होते देखते हो मम्मी पापा की, बात बात पे झगड़ते रहते छोटी छोटी बातों पे। मेरा एक मित्र है, उसका नाम है पंकज, वो ना मैथ का मास्टर है, और मुझे उस व्यक्ति को देख के बहुत जलन महसूस होती है। उस व्यक्ति ने आज तक विवाह नहीं किया, वो कहता ना कभी करूंगा। हर 6 महीने पे एक बाहर का टूर टेक आता है वो आदमी। सब पता है उसका नियम है जिंदगी का, दिन में 11 बजे से पहले काम नहीं करना शुरू करता कुछ भी, सुबह 11 बजे तक फ्री। कह रहा भाई क्यों, मैं क्यों करूँ? वो मैं कहता तुम लोग जी रहे हो खच्चर की जिंदगी। कभी कभी लगता है सत्य कह रहा बेचारा,
है ना? लाइन इतनी टेढ़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है बोर्ड गिरने वाला है ना? अच्छा एक बात बताओ, सवाल तो इजी था, इसमें तो कोई खास बात नहीं थी। जैसे ही मुझे बताना स्लाइड चेंज करेगा। हाँ भाई डन, आगे बढ़ा जाए। अगली स्लाइड लगाऊं? वो भी हो गया, गुड। हाँ भाई बढ़े आगे, चल अब नया सवाल। अब इसको जरा समझें तो कहता है, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है तो ये एक स्थिति है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन पीछे को है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है पता लगाओ 3 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगा। फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स। कर सकते हैं, इजी तो करो। देख रखी रफ्तार, क्या नहीं आगे बटे 5 इधर को पीछे को जा रहा है। तो मैं क्या करूँ, पीछे को जा रहा, तो सोच तू, मतलब तू क्या चाह रहा है, एक्सेलरेशन भी आगे करके फिर तेरे से दूरी पूछूं? बावला हो गया क्या? वो 8वीं का सवाल बन गया। करनी है जेई है, सवाल करने ITI वाले। आसान सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है बस। अब और कोई त्योहार नहीं है ना इस महीने में? कोई छुट्टी नहीं है क्या? अगस्त 31 तारीख का गणेश चतुर्थी है, हैं? क्यों? स्कूल की नहीं होती छुट्टी? नहीं होती? उसके बाद सितंबर आ गया, 8 सितंबर का क्या है? ओणम। तो ये कौन मनाता है? अच्छे अच्छे त्योहार पता यार। 26 का है फर्स्ट डे ऑफ शरद नवरात्रि, मतलब रामलीला शुरू होगी 26 सितंबर से। मतलब सितंबर बेकार महीना है, इसमें ज्यादा काम करना है। 1 अक्टूबर को दुर्गा पूजा और 2 अक्टूबर को टकले का जन्मदिन। नहीं अरे बापू, सो कॉल्ड महात्मा, आराम ने खुद को ही नाम दे दिया महात्मा। देखो आप भाई साहब, देखो महात्मा गांधी। 3 को का अष्टमी, 9वीं तो 5 का दशहरा,
ये बात, अक्टूबर बढ़िया दिन है यार, कोई नहीं भाई, जिंदगी खराब हो गई भाई, टकली का जन्मदिन इतवार का पड़ गया। मतलब कि आदमी इतना मनहूस है कि छुट्टी भी खा गया इस बार। 7 की ईद है, चलो ले भाई बहुत मनहूस महीना है भाई अक्टूबर। वाल्मीकि जयंती भी इतवार की पड़ गई, जिंदगी खराब। 23 का क्या है भाई, बस पूछो ही ना, दिल ही टूट गया भाई, दिवाली भी इतवार की है। छोटी दिवाली इतवार की, बच गए। छोटी दिवाली की तो छुट्टी नहीं होती ना, क्या होती है? हाँ, लेकिन हाँ ये है कि अक्टूबर इज अ गुड मंथ। 23, 24, 25, 26 की लगातार छुट्टी रहेगी। 30 का भी कुछ है, छठ पूजा, ये भी इतवार की। भाई जिंदगी खराब कर दी है यार, ये कोई तरीका है? नवंबर तो वैसे ही मनहूस महीना होता है, कुछ आता वाता है नहीं इसमें। क्या यार, और बताऊं देखो, और देखो जिंदगी खराब बताऊं तो मैं, तुम भी कहोगे इतवार है तो पूजा तो शाम को होती है ना, सुबह भी होती है। और देखो 25 दिसंबर भी इतवार का पड़ता है भाई, मनहूस साल है ये साल ही मनहूस है भाई, इसने जिंदगी खराब कर दी हमारी। अब हमारा भरोसा उठ गया इस साल। तेरा बर्थडे भी इतवार को है, 25 दिसंबर, चलो बढ़िया। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो तो शुक्र है मैं स्कूल नहीं पढ़ रहा, वरना मैं इस गम में 3 दिन की छुट्टी मार देता। मैं जब स्कूल पढ़ता था ना, मेरा छोटा बेटा भी ना बिल्कुल मेरे जैसा है। वो है ना अपनी डायरी के पीछे ना सारी छुट्टियां लिख के रखता पहले, हर महीने की। जैसे ही महीना शुरू होता है ना, सारी छुट्टियां गिन लेगा और फिर उसके हिसाब से ना प्लान कर लेगा कि मैं कब कब छुट्टी मारूं कि ज्यादा से ज्यादा छुट्टी लगे। मैं भी ऐसे करता था। हमारे जहाँ टाइम में ना तो वो आया करते थे पॉकेट कैलेंडर, तुम्हें याद है? स्टेशनरी पे कॉपी लेने गए, उसने एक छोटा सा कैलेंडर चिपका दिया साथ में फ्री में अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसमें ना छुट्टी लिखी होती थी। हम लोगों के पास ना 5-5, 7-7 कैलेंडर होते थे भाई साहब। ट्यूशन के बैग में अलग, स्कूल के बैग में अलग, कॉपियों के अंदर अलग। और हम स्कूल में बैठे बस यही गिनते थे कि छुट्टी कब आ रही है। वो जमाना अच्छा था, सच बता रहा हूँ। अगर मुझे जीवन में कभी मौका मिले वक्त में पीछे जाने का, तो मैं अपनी स्कूल की लाइफ एक बार दोबारा जीना चाहता हूँ। स्पेशली वो लाइफ जो मैंने 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में जी। 11वीं, 12वीं वाली नहीं, वहाँ तो साइंस लेनी थी, मतलब जिंदगी खराब हो गई थी मेरी। लेकिन वो लाइफ में जीनी चाहता हूँ, टेंशन फ्री। सवाल नहीं हो रहा होगा तुम लोगों से। वैसे तुम लोग पता है इतने बड़े गधे हो कि मैं जो उम्मीद करता हूँ ना कि चल गलत करेंगे सवाल को, तुमसे वो गलत भी नहीं होता। 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसे बोल रहा है कि तुम लोगों ने ना ऐसे किया होगा सवाल को। अगर किसी ने सही लॉजिकली दिमाग लगाया, तुमने इसको किया होगा, ऐसे कर सकते हो तुम इसको, ऐसे किया है। टाइम तो पता ही नहीं। हाँ, कैसे? P बराबर U प्लस AT से। अच्छा, सॉरी मैं भूल गया था, 3 सेकंड दे रखा, मैंने ही दिया। अच्छा, तो तुमने U क्या लिया? 5, टाइम लिया 3 जमा आधा, एक्सेलरेशन क्या लिया? -2। अरे बहुत बढ़िया, -2 × में। अच्छा, 3 का स्क्वायर। ओ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। चलो गलत करने पे तो सही पहुंचे। 15 - 9 कितना आया? 6। लेकिन मेरे देश के मान बतो, इस फॉर्मूले में S तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ना। क्या मैंने तुमसे सवाल में डिस्प्लेसमेंट पूछी थी? मैंने तुमसे क्या पूछी थी? बहुत दिमाग लगा के सवाल बनाया। डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता था तुम लोग निकाल देना,
मैंने तुमसे क्या पूछी थी? डिस्टेंस। अब सुन डिस्टेंस कैसे निकलेगी। एक बात तो तय है कि देख, ध्यान लगा के देख, अगर इतना दिमाग चला दिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई एक्सेलरेशन तुम माइनस ले रहे हो, इसका मतलब बॉडी की रफ्तार धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। मतलब एक स्टेज पे जाकर के बॉडी रुक जाएगी। भाई माइनस लेने का क्या मतलब है? माइनस लेने का यही मतलब है ना कि एक स्टेज पे जाके बॉडी रुकेगी। मतलब ऐसा पक्का होगा कि किसी ना किसी स्टेज पे जाके वेलोसिटी इस बॉडी की क्या होगी? ये बात सही है? किसी ना किसी पॉइंट पे जाके बॉडी की रफ्तार क्या होगी? तो v बराबर u जमा 0 बराबर, चल कितने से रही है? एक्सेलरेशन कितना? इंटू टी। 5 बराबर, तो t बराबर, तो समझ रहे हैं? 2.5 सेकंड पे जाकर के बॉडी रुक जाएगी, लेकिन तुझे दूरी कितनी देर में पता लगानी है? मतलब 2.5 सेकंड तक तो ये सीधी चलेगी और अगले आधे सेकंड तक पीछे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो लग रही है ना पीछे की तरफ अभी भी। ये एक्सेलरेशन इसकी रफ्तार को 0 करेगी और फाइनली इसको किधर खींचना शुरू कर देगी? पीछे। तो मैं इस सवाल को 2 पार्ट में करूंगा। पहले तो मैं ये पता लगा लूं कि 2.5 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी है। कितने सेकंड में? 2.5 तो 2.5 सेकंड में कैसे पता लगाऊं भैया कितनी दूरी तय करी है? बोलो। इसी फॉर्मूले में टी की जगह क्या डाल दूं? सही है ना? इसी फॉर्मूले में टी की जगह डाल देते हैं 2.5। तो ध्यान लगा के देखो, तो S1 निकलेगा 5 गुणा में 2.5 जमा में आधा गुणा में -2 गुणा में 2.5 का स्क्वायर। 2 में 2 को मार दिया, तो 25 25 125, तो 12.5 माइनस में 25 25 या 625, तो 6.25। 10 में से 5 के 5, 6.25 मीटर। ठीक है मेरे भाई, 2.5 सेकंड में तो इसने इतनी दूरी तय करी। अब अगले आधे सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगा? हाफ टाइम ले लेंगे। अब इसमें टाइम की वैल्यू क्या ले लें? और एक और अंतर आएगा, क्या जब ये वापस चलेगा तब भी एक्सेलरेशन माइनस का लोगे? प्लस का। किसका लोगे? बहुत बढ़िया। तो S2 बराबर इनिशियल वेलोसिटी तो 0, अब वापस शुरू कर रहा है तो रेस्ट से शुरू करेगा, तो जमा में आधा गुणा में एक्सेलरेशन 2 गुणा में आधे का स्क्वायर। 2 में 2 को मार दिया, तो 0. तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 6.50 मीटर। ये आंसर है। तो डिस्टेंस कवर हुआ 6.5 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना था? 6 मीटर। सवाल में एक और ट्रिक थी। मान ले मैं तुमसे ये पूछ लेता, सोच के देखना, अगर मैं तुमसे पूछता कि 3 सेकंड की जगह एक काम कर, ये पता लगा कि 2 सेकंड में कितना इसने जो है डिस्टेंस कवर किया, तो क्योंकि बॉडी 2.5 सेकंड पे जाके रुकी, तो 2 सेकंड तक तो सीधी ही चली, तो 2 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? सेम। इसका मतलब 2 सेकंड तक के लिए, 2.5 सेकंड से पहले तक के लिए तो अगर यही फॉर्मूला लगाएगा तो इसी से तेरा डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा और यही तेरा क्या होगा? डिस्टेंस, क्योंकि तब तक बॉडी घूमी नहीं है। अबे आया नहीं आया? तोते से उड़ गए। उतारो फटाक से। अंतर समझ आ गया?
हाँ भाई, हो गया क्या? आगे बढ़ा जाए। एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। किस चीज का फॉर्मूला है बोलो? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। फॉर्मूला होता है एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है? एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1, जहां पर कि a एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी है और n समय है। इसमें जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर तुम्हें, अगर मैं कहूं कि किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और उस बॉडी की एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बॉडी ने टोटल जो मोशन करी है वो 10 सेकेंड मोशन करी है। बॉडी ने टोटल कितने सेकंड मोशन करी है? 0 सेकंड से शुरू किया और बॉडी कितने सेकंड चली है? 10 सेकंड। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, अब सवाल अलग है। मैं कह रहा हूं ये बता कि तीसरे सेकंड में बॉडी ने कितनी दूरी तय करी। कौन से सेकंड में? तो तीसरे सेकंड में, मैं ये नहीं बोल रहा कि 3 सेकंड में, अंतर समझिए। मैं 2 सवाल यहां पे लिख रहा हूं, चल दूसरा भी लिख देता हूं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स। अब दोनों सवालों में अंतर आ रहा है, अंग्रेजी का तो अंतर है ही। मैंने पहले में पूछा है कि तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, और मैंने दूसरी बार पूछा है कि 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है। जब मैं 3 सेकंड की बात कर रहा हूं तो मैं 0 से 3 की बात कर रहा हूं, और जब मैं थर्ड सेकंड की बात कर रहा हूं तो खाली थर्ड सेकंड की बात कर रहा हूं। तो इसको मैं मान लेता हूं A और इसको क्या मान लेता हूं B। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं? A। तो S3 तीसरी सेकंड में कवर की हुई दूरी के लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा, u 2 जमा एक्सेलरेशन की जगह 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणा 3 माइनस 1। आंसर आएगा 2 जमा 5 6 माइनस 1। 2 जमा 5 गुणा 5 2 जमा 25 कितना आ गया? 27 मीटर। ठीक है, ये तो S3 आया। लेकिन जब मैं B पार्ट सॉल्व करूंगा तो मैं वहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा UT जमा हाफ AT का स्क्वायर। U कितना है? 2, समय कितना है? 3 जमा आधा, एक्सेलरेशन कितना है? 10 और समय 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 2 3 6 जमा 5 गुणा 9, 6 जमा 45 और 45 जमा 6 कितना हुआ? 51 मीटर। तुम देख रहे हो दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या निकल रहा है? अलग। तो ये डिफरेंस तुम्हें बेसिकली पता होना चाहिए कि कब एग्जामिनर ये कह रहा है कि कहाँ क्या चीज निकालनी है। जब उसने बोला तीसरी सेकंड की दूरी पता लगाओ तो SNH का फॉर्मूला लगेगा। जब वो बोल रहा है 3 सेकंड की दूरी पता लगाओ तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का वो लगेगा। उतार डालो जरा इसको फटाक से। ये बात पल्ले पड़ गई ना तुमको? कौन सा फॉर्मूला कब यूज होएगा?
हो गया? जैसे मुझे बताना, उतार लिए फटाक से। हाँ भाई, आगे बढ़ा जाए। अब कहानी आ गई। कहता है एच हाइट से अगर हमने इसको ड्रॉप कर दिया, कोई एक मान ले यहाँ पे लेट कर दे, कोई एक बॉडी के ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब है यू क्या है? फ्री फॉल है मतलब, ठीक है, ड्रॉप कर दिया। तो कहता है अगर आखिरी सेकंड में इसने 20 मीटर कवर किया तो हाइट निकाल। अगर मान ले ये t सेकंड तक चला टोटल, तो t-1 सेकंड में इसने 20 मीटर कवर किया। लॉजिक तो यही कह रहा है ना। सर v भी 0 हो जाएगी। है भाई, v भी 0 मुझे कुछ नहीं आता। निकल गया? हो गया। 2 रुपए नाम दूंगा अगर सही कर दिया। 2 रुपए का सवाल है। भाई टी तो एच निकालना था, ये क्या कर रहा है? टी की तो वैल्यू डाल। चलो हो गया? ले हो जी, आज सवाल पे सरेंडर कर देते हो तुम लोग तो। कौन हम सवाल देते हो?
अभी तो फॉर्मूला बताया है सनत का, अब भी नहीं कर पा रहे हो। अच्छा 1 मिनट और ले ले भाई, 1 मिनट और ले ले, हमारी जान में 2 मिनट और ले ले, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। सर जी की वैल्यू 10 दी है। हाँ जी की वैल्यू 10 ले ले माधव, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमको इसके मॉड्यूल शेयर किए हैं एंट्रेंस वाले व्हाट्सएप पे? नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं भेजे अभी? आज प्रैक्टिस तो करोगे ना घर पे? सर 122.5 122.5 हाइट। अच्छा, एक सेकंड। अरे मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है, मैं निकालूंगा जब पता चलेगी। क्या बोलते हो, मैं करूं? नहीं, तुम लोग करोगे। 61.25 मीटर। चलो देखते हैं माधव बाबू। सारे के सारे एलन इंस्टीट्यूट के पीछे पड़ गए हैं, हाथ पे नाज हो गए। क्योंकि सच्चाई ये है कि एलन जो है सबसे पुराना इंस्टीट्यूट रहा है और जो है सबसे बढ़िया रिजल्ट एक जमाने में एलन ने निकाल के दिया और अभी भी एलन अच्छा रिजल्ट निकाल करके दे रहा है। मजे की बात सारी ये है कि इनके पीछे हाथ पे नाज हो के रियलिटी में कौन पड़ा है? आकाश को कोई मतलब नहीं, आकाश ने बाईजूस को बेच दिया। फिजिक्स वाला अनअकैडमी सारे टीचर फिजिक्स वाला और उसकी टीम पूरे तरीके से ऑफलाइन सेंटर्स के पीछे हाथ पर ना धो के पड़ी हुई है। मजे की बात, वो लोग जो रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये सारा एक बिजनेस पॉलिसी चल रहा है, वो हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली सबसे बड़े बेवकूफ अगर कोई होते हैं ना तो वो होते हैं स्टूडेंट्स। तुम कहोगे सर ऐसे कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है। फिजिक्स वाले ने क्या काम किया, उसकी बहुत बढ़िया पॉलिसी काम कर रही है। वो क्या काम कर रहा है, उसने जियो का प्लान अपनाया। जिस प्लान के तहत जियो ने काम किया और अपना कस्टमर बेस तैयार किया, उसने डिट्टो वही पॉलिसी अपनाई बिजनेस के अंदर। उसने पहले 3 साल 4 साल 5 साल बिल्कुल फ्री पढ़ाया, किसी से कोई 1 रुपये नए पैसे की मांग नहीं की। लेकिन उसके बाद में जब उसका एक फैन बेस तैयार हो गया तो फिर उसने जो है बोला भाई मैं रेवोल्यूशन लेके आऊँगा इंडस्ट्री में, एजुकेशनल इंडस्ट्री में। बड़ा अच्छा लगा, रेवोल्यूशन आएगा। रेवोल्यूशन कैसे आएगा कि अब हम सस्ती और अफोर्डेबल एजुकेशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे क्लास 11th की फिजिक्स को वो शायद 4000 रुपये में पढ़ाई दे रहा है, 5000 रुपये में पढ़ा रहा है ऑनलाइन में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब तक ऑनलाइन रहा फिजिक्स वाला को भी बहुत मजा आया। ऑनलाइन में क्या होता है, तुम्हें लेक्चर एक बार रिकॉर्ड करना है और वो तुमको अपलोड कर देना, लाखों लोग उसको देख सकते हैं। बेशक से वो 5000 रुपये ले रहा है, लेकिन अगर 1 लाख लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दिया तो उसके सीधे सीधे 5 करोड़ रुपए हो गए। लोग ये समझ नहीं पाते। सारी कहानी तब शुरू हुई जब फिजिक्स वाला ऑफलाइन सेंटर्स में घुसा, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि जब तक कोविड था और लॉकडाउन था, ऑनलाइन काम बहुत बढ़िया चला। ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो कभी ऑफलाइन एजुकेशन को रिप्लेस ही नहीं कर सकती। अगर ऐसा कर सकती होती तो हमारा तो देश बहुत पिछड़ा हुआ है, अमेरिका तो बहुत आगे। कब के सारे स्कूल और कॉलेज उन्होंने खत्म कर दिए होते, बच्चे घर पे बैठ करके पढ़ रहे होते। इतना सारा पैसा जो सरकार टीचरों को देती है तनख्वाह के रूप में, वो सारा पैसा देना तुरंत से पहले क्या हो गया होता, बंद हो गया होता। कोई भी देश अपना नुकसान क्यों करेगा अगर कोई काम ऑनलाइन हो सकता है तो ऑनलाइन एजुकेशन टीचिंग एड हो सकती है, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। ये बात वो भी जानता था, इसलिए उसने ऑफलाइन सेंटर खोलने शुरू किए।
अब जब वो ऑफलाइन सेंटर में आया तो फिर उसने जियो की पॉलिसी अभी अपना रखी है। उसने क्या काम कर रखा है, अब वो कोटा में जो फीस ले रहा है वो ले रहा है 80,000। तो पहली बात तो 5,000 से सीधा भाई ने कहा जंप मार दिया 80,000। अभी वो 80,000 जंप क्यों मार पाया, अभी भी लोग नहीं समझ रहे कहानी को। उसको फंडिंग मिली, फिजिक्स वाला को अपना बिजनेस डाइल्यूट करने के लिए पैसा मिला है बाहर से। जो कहते हैं ना कि 8,000 करोड़ की कंपनी तैयार कर दी, एक्चुअली 8,000 करोड़ उसकी कंपनी का इवेल्युएशन है, 8,000 करोड़ उसके अकाउंट में नहीं है। उसके अकाउंट में तो 100-200 करोड़ आए होंगे अभी। अब अभी वो खेल क्या कर रहा है कि उस 200 करोड़ का उसने क्या काम कर दिया कि फीस डाउन कर दी 80,000 ऑफलाइन सेंटर की। वो फिलहाल घाटा खा रहा है अपना। लेकिन अब वो बच्चे जिनको 5-5 हजार रुपए में पढ़ने की आदत हो गई थी, अभी वो फिर उसको जो है ना पिंच कर रहे हैं कि सर अब तो 5,000 से 80,000 फीस कर दिए। तो उसकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहा था कि अगर इतनी नहीं करूंगा तो सारे सेंटर बंद हो जाएंगे। अब रियलिटी क्या है कि वो एक्चुअली बच्चे तोड़ना चाह रहा है किसके, एलन के, E2's मोशन के। वहां जितने पर भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सबके, यहाँ दिल्ली में आ रहा है तो वो आकाश को टारगेट कर रहा है, बायजूस को टारगेट कर रहा है, वो टारगेट PMT को टारगेट कर रहा है। कम फीस में इनके बच्चे तोड़ना चाहता है। तुम समझ रहे हो क्या होगा आगे चल के। हालांकि ये बच्चे तोड़ नहीं पाएगा, पूछो क्यों। अलक पांडे खुद जेई का नहीं पढ़ा सकता। अलक पांडे जो फिजिक्स पढ़ाता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की फिजिक्स है, और ये बात अलक पांडे भी जानता है। और यही रीजन है कि अब अलक पांडे ने पढ़ाना क्या कर दिया, बंद। अब वो सिर्फ वायरल वीडियो बनाता है और वो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के टीचर को अपने पास हायर कर रहा है। उसमें एलन के टीचर, आकाश के टीचर, सारी क्लासेस के टीचर वहां से तोड़ तोड़ के उन्हें लालच दे दे के कि भाई मैं तुम्हें ज्यादा पैसा ऑफर करूंगा, वो अब उन्हीं टीचरों से पढ़वा रहा है। अलक पांडे मैं तुम्हें बता दूं अब करंटली नहीं पढ़ाता है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाता है इसका कारण तुम्हें मिल जाएगा, उसकी पुरानी वीडियो जाकर के देखोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि इन रियलिटी में वो 12वीं पास ही है। आई बात समझ में। अलक पांडे इन रियलिटी में 12वीं पास ही है, और वो नीट की बेसिक फिजिक्स तो उसे आती है जो वो किताबों से पढ़ पढ़ के सीख लिया है, लेकिन जो असल जेई की फिजिक्स है वो उसे नहीं आती, इसलिए वो टीचर ला रहा है। टीचरों को कहां से उठा रहा है, समझना, हिपोक्रेसी समझो। टीचरों को कहां से उठा रहा है, एलन से, और गालियां भी किसको बक रहा है, एलन। और एलन के टीचर अब फिजिक्स वाला में पढ़ा रहे हैं। अब एट द एंड होगा क्या, टीचर फिजिक्स वाला में आ गए, बच्चों को लगने लगा कि भाई 80,000 रुपए में पूरे साल की तैयारी हो रही है तीनों सब्जेक्ट की, बहुत सस्ता है। एलन की फीस 1.5-2 लाख रुपए है सालाना। लेकिन वास्तविकता में अभी ये जो गैप है ना 1,20,000 का, ये फिजिक्स वाला अपनी जेब से भर रहा है ताकि वो एलन जैसे इंस्टीट्यूट्स की कमर तोड़ सके, खत्म कर देगा ये। जिस दिन एलन खत्म हुआ, हालांकि एलन बहुत पुरानी संस्था, इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, उन्होंने भी अपने प्राइस ड्रॉप मार दिए उठा के, वो भी तो घाटा झेल सकते हैं, कई साल उन्होंने भी तो पैसा कमाया है, तो वो नहीं लोग झेल सकते, वो भी झेल सकते हैं, सबने घटा दिए पैसे। खैर होगा एट दी एंड ये कि मान लो अगर वो इंस्टीट्यूट खत्म हो गया, एलन खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, तो तुम्हें पता है उसके बाद में क्या होगा, मोनोपोली किसकी, फिजिक्स वाला की, जैसे जियो ने किया। जियो ने 2 साल तक फ्री रखा, इस फ्री के एवज में एयरटेल को खा गया, वोडाफोन को खा गया, एयरसेल को खा गया, एयरसेल नाम की कंपनी नहीं है, वोडाफोन आइडिया को मर्ज करना पड़ गया, रिलायंस सीडीए में खत्म कर दिया, मार्केट में ही नहीं है, टाटा सीडीए में खत्म कर दिया, मार्केट में ही नहीं है, रिलायंस जीएसएम खत्म कर दिया, मार्केट में ही नहीं है, पूरी की पूरी कंपनी शटडाउन करा दी जियो ने। जब जियो को ये पता चल गया कि अब लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन बचा ही नहीं है, तब उसने अपने प्लान तुरंत से पहले क्या कर दिए, पेड। आज की तारीख में जियो सबसे महंगा है, और मजे की बात यह है तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि भारतीय एयरटेल घाटे में चल रही है, उसके इंटरनेट की स्पीड नहीं आती, वोडाफोन आइडिया के इंटरनेट की स्पीड वैसे ही बेकार है। तो अगर तुमको स्पीड चाहिए और तुमको ढंग का नेटवर्क चाहिए तो तुम एट लास्ट किसके पास जाओगे, जियो के पास। ये बिजनेस पॉलिसी है। अभी आजकल मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, ये फिजिक्स वाला के जो बच्चे हैं या ये टीम कह लो, ये बेसिकली हर वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और दूसरे इंस्टीट्यूट को गालियां देना शुरू कर देते हैं। एलन को भी बकेंगे, कोटा में और जितने वर्दी हैं उनको बकेंगे, ठीक है, उन सबको ये गालियां बकना शुरू कर देते हैं। ये कहानी कितने दिन चलेगी, थोड़ा दिन। तुम्हें मालूम है बायजूस घाटे में,
तुम मालूम बायजूस घाटे में है। बायजूस पे इतना कर्जा है कि बायजूस अब तक आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदने की डील का पैसा भी पूरा नहीं दे पाया। अब ये दिखाएं कुछ भी, और ये इतना खर्चा कैसे हो गया? पैसा क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि इनके बच्चे तोड़ने के चक्कर में खुद कम पैसे में पढ़ाते रहे कि बच्चे टूटेंगे, लेकिन बच्चे तोड़ने में और किसी इंस्टीट्यूट को खत्म करने में 20 साल लगेंगे, क्योंकि वो 40 साल से चल भी तो रहा है। और ऐसा करने के चक्कर में खुद ही कंगाल होके बैठ गए। ग्रोफर्स को देख लो, कितनी बार खरीदा और बेचा गया। अभी ब्लिंकिट हो गया है, नाम भी बदल रहा है और मालिक भी बदल रहे हैं। यही कहानी होती है एक्चुअली। सो इन रियलिटी जब ऑफलाइन सेंटर चलाने जाते हैं ना, तब पता चलता है खर्चा कितना होता है। किसी भी ऑफलाइन सेंटर में सारा फीस टीचर पे थोड़ी ना जाती है। ये पंखा नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, ये बोर्ड नहीं बिजली कंज्यूम कर रहा, इस इंस्टीट्यूट का रेंट नहीं जाता क्या? जो दूसरे टीचर आते हैं पढ़ाने, उनको पैसा नहीं जाता क्या? जो किताबें तुम लोगों को जाती हैं वो मुफ्त में छप जाती हैं क्या? ये सब निकाल के अगर सिर्फ टीचर की इनकम मानोगे पर कैंडिडेट, चलो मेरी ही मान लो, मैं सीबीएसई के 16,000 ले रहा हूं ना, पर कैंडिडेट मुझे कितना बचता है? 11,000। टैक्स नहीं लेती सरकार, जीएसटी नहीं फाइल करता हर 3 महीने पे। तुम लोग जितना भी फीस मुझे देते हो उस पर जीएसटी जाता है। जो पैसा मेरे अकाउंट में चला गया, कैश दिया तो मैं बचा भी सकता हूं, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में पैसा गया तो मुझे उसका क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोग समझते नहीं। लोगों को लगता है अरे 16,000 से फीस ले रहे हैं, सर का तो मजा आ रहा है, सर तो पढ़ा रहे हैं 200 बच्चे, 32 लाख रुपए सर ने अंदर कर दिए। भाई इंस्टीट्यूट रनिंग की सालाना कॉस्ट 10 से 15 लाख रुपए है। इतना थोड़ी लगता भाई, इतना बच जाए तो साला मैं मजा आ जाए, नाचूं छत पे खड़ा हो गया। एक्चुअली सारी कहानी है। मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ, कल एक बच्चा आया मेरे पास प्रिपरेशन करने, उसने यही कॉन्सेप्ट दिया कि फिजिक्स वाला 5,000 में पढ़ा रहा है। मैं प्रभु आप जा सकते हो, आप 5,000 में पढ़िए। अगर आप फेल भी हो गए मान लीजिए 11th में, सपोज कीजिए, तो आप अगले साल फिर 5,000 में पढ़ लेना। अगर अगली साल भी फेल हो गए तो उससे अगली साल फिर 5,000 में पढ़ लेना। तो मेरी 1 साल की फीस और उसकी 3 साल की फीस बराबर है, तो 3 साल में तो पास हो ही जाओगे। क्या परेशानी है? बात समझ रहे हो? ये बहुत छोटी छोटी कहानी समझनी चाहिए बालकों को। बालक समझते ही नहीं क्या है। ऑफलाइन सेंटर चलाने में बहुत दम लगता है भाई, ऑनलाइन में तो मजा आ रहा है। सवाल तो हो नहीं रहा, फालतू की बात ही करी। तुमने बहुत दिमाग लगाया लेकिन सवाल नहीं हो 80 मीटर आगे। अरे तू यार 5-5 मिनट में उत्तर बदल दे रहा है यार। पक्का 80 मीटर। अच्छा पक्का 80 मीटर है। अब मुझे नहीं पता, मैं देख पाया। मैंने तुम्हें हिंट भी दिया था सवाल करने का कि मान लो यहां से यहां तक आने का टाइम है t, तो t-1 सेकंड में वो कितना मीटर गिरा? उसने ये बोला ना आखिरी सेकंड में 20 मीटर कवर किया। तो अगर पूरा टाइम उसको t लगा तो आखिरी सेकंड क्या होगी? t-1। मान ले यहां से यहां तक 10 सेकंड में गिरा, तो आखिरी सेकंड कौन सी हुई? 9वीं सेकंड हुई ना। तो t-1 में कितना मीटर कवर कर गया? 20 मीटर। अगर मैं SNH का फॉर्मूला लगा दूं, इसका फॉर्मूला लगा दूं, मतलब SNH में पहले लिख ही देता हूं, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस। अच्छा मुझे दूरी पता लगानी है ST-1 की, तो u तो 0 है, हमने बोला ड्रॉप किया। एक्सेलरेशन 10 होना चाहिए, ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्री फॉल है। जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो एक्सेलरेशन g होता है, और g की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या मान ले रहा हूं? 10 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2, n की जगह क्या आएगा? और -1 ये आ गया। बोल सही है। तो s इंटू में t-1 बराबर 5, 2t-2 -1 st-1 बराबर 5 इंटू में 2t माइनस में 3। st-1 तेरे को कितना दे रखा है? अरे आखिरी सेकंड में 20 कवर किया, तो 5 दूनी 10, t-15, तो 20 जमा
15 बराबर क्या आ गया, तो 35 बराबर में क्या आ गया, तो t बराबर में क्या आया 3.5 सेकेंड। मतलब बात ये है कि यहां से यहां गिरने में इसको कितना समय लग रहा है, 3.5 सेकेंड। लेकिन मुझे समय थोड़ी निकालना था, मुझे क्या निकालना था, ऊंचाई। क्या निकालना था, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं हाइट निकाल पाऊंगा। अगर मैं s बराबर पूरी मोशन के लिए ut जमा हाफ at स्क्वायर निकाल दूं तो पूरी हाइट क्या होगी h, u अभी भी 0 है, एक्सेलरेशन 10 और टाइम का स्क्वायर कितना आ गया, तो हाइट कितनी आई 5 गुणा 3.5, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। पक्की बात, देख ले, ट्रस्ट कर लूं तुझ पे, नहीं तो मैं निकाल लूंगा। तो 12.25 हुआ, ये कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वेरीफाई कर लेना, इसकी बात पे मेरे को कोई भरोसा है नहीं वैसे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25 का 5 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1 5 1 5 1 6, 61.25 मीटर आंसर। क्या रे, कहां तक आ गया था, यहां तक। हाँ तो एस टी माइनस 1 ही तो 20 है, दे तो रखा है उसने। अच्छा दोनों आगे दे देते हैं, एक और आया था आंसर 80। अगर मैं ऑप्शन 100 डाल देता तो वो भी निकाल ही देता, कहता लो सर 100 भी आ ही गया। आप ऑप्शन लिखो, मैं आंसर निकालता हूं। कोटा में सबसे बेस्ट फिजिक्स के टीचर एलन में नहीं है। कोटा के सबसे बेस्ट फिजिक्स टीचर हैं एनबी सर, सुने हो ना। वो पढ़ाते नहीं है अकेडमी में। 100 करोड़ उनके इंस्टीट्यूट का टर्नओवर है, वो मालिक है उस इंस्टीट्यूट, A2's मोशन प्राइवेट लिमिटेड। वो देखियो कोटा फैक्ट्री, उसमें जो जीतू भैया है ना, वो एनवी सर ही हैं, उन्हीं की लाइफ पे कोटा फैक्ट्री, उनकी लाइफ पे, समझी कि नहीं। वो ना अकेडमी में पढ़ाते ना कहीं पढ़ाते, वो बस E2 में अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। खड़े खड़े, हमें तो कुछ भी नहीं आता, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ उनसे। E2 ऑनलाइन भी चलता है, लेकिन ऑनलाइन मतलब वही है, वो तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देंगे, बैठ के देखते रहे। ऑफलाइन यहाँ नहीं है, E2 इज ओनली इन कोटा। हम भी उन्हीं से सीखे, ऑब्वियस सी बात है, एनपी सर से फिजिक्स पढ़ी हुई है और मैं उनका 5% भी नहीं जानता। तो क्लास में खड़े खड़े ना IIT का पेपर निकाल देते हैं, एक एक सवाल सॉल्व कर देते हैं। ऐसा सवाल बनाते हैं इसी के अंदर ना कि तुम साले त्राही कर जाओ लेकिन सवाल ना निकले। जेई एडवांस के क्वेश्चन जो बंदा 2-2 मिनट में सॉल्व कर दे विद कैलकुलेशंस। इंडियन गवर्नमेंट को जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजना होता है, राजस्थान गवर्नमेंट को भेजना होता है, एनपी सर को भेजा जाता है इंडिया की तरफ से फिजिक्स में। अब कुछ बच्चे अलग पांडे से कह रहे थे कि एनपी सर को ले आओ फिजिक्स वाला, मैं अलग पांडे चुप हो गया, उसे मालूम था उन्हें कभी नहीं ला पाएगा इस जीवन में तो नहीं। ऐसे ही एलएन के डायरेक्टर जो है माहेश्वरी, ब्रजेश माहेश्वरी, वो भी बंदा फिजिक्स का है, अफलातून आदमी है फिजिक्स में। फिजिक्स के ही तो टीचर रहे हैं, केमिस्ट्री के तो समझ, केमिस्ट्री बायोलॉजी तो फालतू। चलो फिर इसी बात, मोशन अंडर ग्रेविटी पे चर्चा करेंगे। एक काम करो, मैं तुम्हें एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लो मैं किसी बॉडी को 500 मीटर पर सेकंड से ऊपर ऐसे फेंक दूं, तो तुम मुझे ये बता दो कि ये बॉडी कितनी ऊंचाई तक जाएगी। बताना जल्दी, ये तो कर सकते हो। अरे डिस्प्लेसमेंट निकाल दो इसकी, हाइट कितनी ऊंची जाएगी, नहीं आएगा। अरे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ले भाई,
ऊंचाई पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 500 का स्क्वायर है। ले भाई मैं नहीं कर दिया, छोड़ो तुम, इधर आ जाओ। एक्सेलरेशन क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो -10, एस कितना आया, 5 पंजे 25 गुना 10 की पावर 4, ठीक है, बटे में माइनस का 20, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 50 बटे 4 गुना 10 की पावर 3, तो 12.5। अरे हाँ ना बोलो, 12.5 का मतलब हो गया 10 की पावर 2, 125, मतलब ये आ गया 12,500 मीटर, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 125 किलोमीटर। और ज्यादा नहीं हो गया? नहीं लगता ज्यादा हो गया? अगर इस रफ्तार से फेंकेगा तो बॉडी 100 किलोमीटर ऊपर चली जाएगी, तुझे लगता है ऐसा? उत्तर है नहीं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बता रहा, जानते हैं क्यों नहीं? ये दूरी 125 किलोमीटर क्यों नहीं हो सकती? कारण है उसका, क्या तूने पूरे रास्ते के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू g ले ली है? और तूने पूरे रास्ते के लिए g की वैल्यू क्या मान ली? ऐसा होता थोड़ा ही है। एक्चुअली ऐसा होता है कि तू जैसे ही जमीन से उठना शुरू करेगा g की वैल्यू घटना शुरू कर देती है। स्मॉल g की वैल्यू क्या करना शुरू कर देती है? घटना। इसीलिए याद रखियो, मोशन अंडर ग्रेविटी केवल 2 किलोमीटर तक ही वैलिड है जमीन से। जैसे ही तू जमीन से 2 किलोमीटर के ऊपर चला जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी काम नहीं करेगा। यहां पे कितना निकल गया? 125 किलोमीटर। तो मतलब इस सवाल को इस तरीके से निकाला, इसको निकाला जाएगा ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से, और वो हम तभी पढ़ेंगे जब ग्रेविटेशन पे पहुंचेंगे। इसको किसके कॉन्सेप्ट से निकाला जाएगा? ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से। तेरे को बात समझ में आई? क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं मैं इसलिए नहीं निकाल पा रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैं जमीन से, सरफेस से उठना शुरू कर देता हूं, स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं रहता, ये क्या होना शुरू हो जाता है? चेंज। जो 9th क्लास में तुझे पढ़ाया ना कि स्मॉल जी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, वह गलत था। तो जमीन से जैसे ही ऊपर जाना शुरू करेगा, जी की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी? चेंज। तो जब जी की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाएगी तो तू यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लेके ये आंसर नहीं निकाल सकता। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी केवल कहां तक काम करेगा? 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर से अगर तू ऊपर चला गया तो भाई बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी विल नॉट वर्क। अबे आया नहीं आया? हाँ ना बोलो, लिख लो इसको ऐसे ही। और ये जरूर लिख लेना, मोशन अंडर ग्रेविटी केवल 2 किलोमीटर तक ही काम करता है।